उसके अलावा भारत मुक्ति मोर्चा है, उसके अलावा पीपीआईडी है और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। तो इन सभी पार्टियां, ये सभी जो पार्टियां हैं, ये सभी अपने आप को अम्बेडकरवादी कहती हैं, बहुजनों का पार्टियां कहती हैं, बहुजनों का एक तरह से जो है कि प्रतिनिधित्व पेश करने का दावा करती हैं। तो मेरा सवाल यह है कि इन पार्टियों से बहुजन समाज पार्टी कैसे अलग है? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज और मैं हूं मनीष। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एक इंटरव्यू सेशन कर रहा हूं और लगातार हरिहरगंज हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र में जो भी लोग अपने क्षेत्र में, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं और अपना विचार लोगों तक पहुंचाना भी चाहते हैं, वैसे लोगों का साक्षात्कार का मैं एक सेशन कर रहा हूं। उसी की कड़ी में आज हमारे सामने मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव माननीय पुनीत अम्बेडकर जी। बहुत बहुत नमस्कार सर, और साथ ही साथ जय भीम भी आपको। जय भीम। कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके मुझे दिया है, और साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों की ओर से भी आपका आभार प्रकट करता हूँ। आमतौर पर इस तरह के बड़े पदों पर जो लोग होते हैं उनके पास समय का बहुत अभाव होता है, नहीं समय दे पाते हैं, तो बहुत कम होता है कि लोगों तक उनका विचार सही तरीके से पहुंच पाए। और देखा जाता है कि लेखन वाले या छोटा छोटा बाइट से ही लोगों तक पहुंचाया जाता है, लेकिन आज आपने समय दिया है। सर, सबसे पहले तो आपसे मेरा पहला यही सवाल रहेगा कि बहुजन समाज पार्टी से आप कब और कैसे जुड़े? ऐसा है, पिछले 3 साल से मैं बहुजन समाज पार्टी में एज ए जिम्मेवार पद पे हूँ, लेकिन इससे पूर्व मैंने बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर के रूप में और विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ मैं जुड़ा रहा हूँ। 3 साल से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी आप प्रदेश संगठन सचिव हैं, प्रदेश संगठन महासचिव हैं। आपको सर कैसे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी जो अन्य पार्टियां हैं जो खास करके अम्बेडकरी विचारधारा पर चलने का दावा पेश करती हैं, बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करने का दावा पेश करती हैं, उनके तुलना में बहुजन समाज पार्टी कैसे अलग है और कैसे उनसे बेहतर है? जैसे कुछ विकल्प के तौर पर अगर मैं बात करूं तो आरजेडी भी अपने आप को अम्बेडकराइट कहती है, या फिर आप अभी हाल फिलहाल में आजाद समाज पार्टी जो कि भीम आर्मी की पार्टी है वो भी, उसके अलावा भारत मुक्ति मोर्चा है, उसके अलावा पीपीआईडी है और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। तो इन सभी पार्टियां, ये सभी जो पार्टियां हैं, ये सभी अपने आप को अम्बेडकरवादी कहती हैं, बहुजनों का पार्टियां कहती हैं, बहुजनों का एक तरह से जो है कि प्रतिनिधित्व पेश करने का दावा करती हैं। तो मेरा सवाल यह है कि इन पार्टियों से बहुजन समाज पार्टी कैसे अलग है? बहुजन समाज पार्टी जो है सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का जो मकसद है राजनीति तो करना ही है, लेकिन राजनीति के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, एक मूवमेंट है। मिशन क्या है? मिशन ये है कि ये जो बहुजन समाज है और इस समाज में जो ये भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, जो समाज व्यवस्था है, उस समाज व्यवस्था में जो गैर बराबरी की व्यवस्था है, जिस गैर बराबरी पे या आधारित इस व्यवस्था है, तो इस गैर बराबरी की व्यवस्था को ख़त्म करके, समाप्त करके बराबरी की व्यवस्था लानी। तो बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट है सामाजिक परिवर्तन का और आर्थिक मुक्ति का। और आपने जिन अलग अलग पार्टियों का नाम लिए, तो उसमें से कुछ पार्टियां ऐसी है जो लोहिया की विचारधारा पे चलने वाली है, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो गांधी के विचारों पे चलने वाली हैं। तो हम जिस समाज से आते हैं, जिस बहुजन समाज से आते हैं, और हमारा समाज जिन समस्याओं से जूझ रहा है, जिस आर्थिक गैर बराबरी का वो शिकार है, उस आर्थिक गैर बराबरी और सामाजिक गैर बराबरी को अगर दूर करना है तो उसके लिए सिर्फ फूले साहू अम्बेडकर पे विचारधारा वाली पार्टी ही उसको कर सकती है। लोहिया या गांधी या साम्यवाद या मार्क्सवाद की विचारधारा पे चलकर हम जो है समतामूलक समाज। नहीं, मैंने लोहिया और गांधी की विचारधारा वाली पार्टियों की बात नहीं कही है। मैंने ये कहा है कि जो
बहुजन समाज पार्टी के अलावा भी जो पार्टियां हैं जो खुद को अम्बेडकरवादी होने की दावा पेश करती हैं, जैसे भारत मुक्ति मोर्चा हो गया, जैसे आजाद समाज पार्टी है आपका चंद्रशेखर आजाद रावण का जो पार्टी है, उसके अलावा पीपीआईडी है, उसके अलावा और भी पार्टियां हैं जो अपने आप को अम्बेडकरवादी होने का दावा पेश कर रही हैं, जैसे उदित राज की परिसंघ है या ऐसे कुछ करके है, ठीक है। तो ये इन सभी पार्टियों से बहुजन समाज पार्टी कैसे अलग है? बाकी क्या मैं बात नहीं, मैंने जो बात आपने जो आरजेडी का नाम लिया, राष्ट्रीय जनता दल का नाम लिया, मैंने उस रेफरेंस में बात बोला कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो लोहिया और जयप्रकाश की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। तो लोहिया जो है या जयप्रकाश जो है वो गांधी को अपना गुरु मानते थे, लोहिया के गुरु गांधी थे, जयप्रकाश के गुरु गांधी थे। तो उस विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। बाकी जिन पार्टियों का आप नाम लिए कि अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाली पार्टी, जिनका आपने भी नाम लिया, देखिए ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी जब 14 अप्रैल 1984 को बनी थी, उससे पहले भी बाबा साहब अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की। बाबा साहब ने तो रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना नहीं की, बाबा साहब अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, संविधान बनाया था। लेकिन 1997 में बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद रिपब्लिकन पार्टी जो है अस्तित्व में आई। माननीय कांशीराम साहब ने अपने समय में बहुत कोशिश किया कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है, आरपीआई जो है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो बनाई गई पार्टी है, उस पार्टी को रिवाइव किया है। और इसके लिए उन्होंने लगभग बहुत समय लगाया, लगभग 15-20 साल उन्होंने महाराष्ट्र में समय लगाया, लेकिन वो रिवाइव नहीं कर पाया आरपीआई को। बहुत सारे इसके कारण रहे। तो माननीय कांशीराम साहब ने ये सोचा कि अगर मेरे समाज को तैयार करना है, राजनीतिक रूप से उसको आत्मनिर्भर बनाना है, तो मुझे अलग से एक पार्टी बनाना होगा। और उसके लिए उन्होंने पार्टी बनाने से पहले उन्होंने एक कुछ सोच बनाई कि पहली सोच तो उन्होंने ये बनाई कि अगर हमें अपने समाज की राजनीति को कामयाब बनाना है तो पहले समाज की जो गैर राजनीतिक जड़ें उसको मजबूत करना होगा। इसके लिए वो बोलते थे कि उसके लिए उन्होंने बाम सेट की स्थापना की। फिर उसके बाद उन्होंने समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के बाद उन्होंने फिर एक और विंग बनाया DS4, उसके माध्यम से उन्होंने आंदोलन करने के लिए समाज को तैयार किया। लेकिन समाज संगठित हो जाए, समाज आंदोलन भी कर ले, फिर भी आप अपने अधिकार को नहीं हासिल कर सकते। उसके लिए आपको राजनीतिक रूप से आपको आगे आना ही हो। तो फिर उन्होंने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाई। लेकिन आज की तारीख में जिन आपने राजनीतिक दलों का नाम लिया, उनको ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी जिसकी वजह से उन्होंने अलग से पॉलिटिकल पार्टी बनाई? माननीय कांशीराम साहब के सामने तो एक समस्या था कि बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने जिस आरपीआई की स्थापना की थी समाज को हुक्मरान समाज बनाने के लिए, तो आरपीआई के जो अलग अलग धड़े हो गए, अलग अलग गुट बन गए, और वो अलग अलग गुट जो है सारे गुट कांग्रेस के पीछे लग गए, कांग्रेस को मजबूत करने का काम करने लगे। लेकिन तो बहुजन समाज पार्टी तो आज देश की राष्ट्रीय पार्टी है, तीसरे नंबर की पार्टी है। ऐसी स्थिति में अलग से पार्टी बनाने की तो कोई जरूरत थी नहीं। ठीक है, जरूरत नहीं थी आपके हिसाब से, लेकिन फिर भी पार्टियां तो बन रही है। ऐसा क्या कारण है कि बहुजन समाज पार्टी वैसे लोगों को जो राजनीतिक प्रभाव रख रहे हैं उनको अपने में नहीं समेट पा रही? ऐसा क्या कारण है कि अपने में समाहित नहीं कर पा रही है बीएसपी? जैसे चंद्रशेखर आजाद रावण हुए या और भी लोग हुए जो तेजी के साथ जनता के सामने आए, मुखर रूप से अपना चेहरा दिखाया, लोगों के सामने आए। तो ऐसा क्या कारण है कि बहुजन समाज पार्टी इन लोगों को अपने अंदर समाहित नहीं कर पा रही है? ऐसा है, इस पे तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि इस पे हमारी राष्ट्रीय नेता, हमारी जो राष्ट्रीय नेता है परम आदरणीय सुश्री गांधी कुमारी मायावती जी। लेकिन एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो हमारे जो दुश्मनों के जो संगठन है, हमारी जो विरोधी पार्टी हैं, उन विरोधी पार्टियों के बहुत सारे विंग्स हैं, बहुत सारे ऑफशूट विंग्स हैं, और वो सारे ऑफशूट विंग्स जो हैं वो निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम करते हैं, पद की अपेक्षा किए बगैर।
उनको ना कोई एमएलए बनने का स्वार्थ होता है, ना एमपी बनने का स्वार्थ होता है, ना कोई पद की स्वार्थ होता है। तो बहुजन समाज पार्टी, ये संभव नहीं है कि सारे लोगों को एमएलए बनाया जा सकता है, सारे लोगों को एमपी बनाया जा सकता है। अगर आप सामाजिक रूप से भी अगर अपने आप समाज को तैयार कर रहे हैं और सामाजिक रूप से तैयार करके उसका फायदा अगर बहुजन समाज पार्टी को मिल रही है, तो हमें सामाजिक रूप से काम करना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे आपसे यही पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने व्यवस्था परिवर्तन का बात कहा, माननीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रहे। माननीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रहे। उस समय बहुत सारे लोगों को नौकरी भी मिला, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन जब आप व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो वहां मालिक बनने की बात होती है, हुक्मरान बनने की बात होती है। राजनीतिक सत्ता 4 बार हासिल हुआ, लेकिन सवाल यह है कि आर्थिक जगत में क्या इस 4 वर्षों के दौरान, 4 साल के शासन काल के दौरान आपको लगता है कि कोई ऐसा प्रयास किया गया कि हमारे बहुजन समाज के लोग भी आर्थिक जगत में अपना प्रतिनिधित्व देखें, अपना प्रतिनिधित्व दे, अपने उद्योग स्थापित करें? मेरे कहने का मतलब अगर सीधा सीधा ये कहें तो क्या व्यापारियों का या उद्यमियों का कोई वर्ग तैयार करने का कोशिश हुआ, ऐसा लगता है आपको? ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी जो 4 बार सत्ता में उत्तर प्रदेश में रही, आप इन 4 बार की सत्ता को देखें तो कुल मिलाकर लगभग 7 साल प्लस 7.5 साल की सत्ता उत्तर प्रदेश में रही। 7 साल बहुत समय होता है। 7 साल की लगभग सत्ता में रही। इन 7 सालों में जो बहुजन समाज पार्टी का ऑब्जेक्टिव है सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का, इन दिशाओं में बहुजन समाज पार्टी ने काम करने का बहुत बड़ा प्रयास किया। जैसे आप सामाजिक परिवर्तन की बात की किया जाए तो सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुजन समाज पार्टी ने जितने भी बहुजन समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुष हैं, उन सारे महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया है। इन महापुरुषों के नाम से जिले निर्माण किए गए, लगभग 23 ऐसे नए जिले बनाए गए जिनका नाम तथागत गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया। संत रविदास के नाम से जिले बनाए गए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से अम्बेडकर नगर जिले बनाए गए। इन तमाम संतों कबीर साहब के नाम पर संत कबीर नगर जिले बनाए गए। उसके अलावा इन महापुरुषों के नाम से विश्वविद्यालय बनाया गया। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से विश्वविद्यालय बनाए गए, छत्रपति साहू जी के नाम से विश्वविद्यालय बनाए गए, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के नाम से विश्वविद्यालय बनाए गए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से विश्वविद्यालय बनाए गए, माता सावित्रीबाई फुले के नाम से विश्वविद्यालय बनाए गए। इन महापुरुषों के नाम से बहुत सारे उद्यान बनाए गए, पार्क बनाए गए। इन महापुरुषों के बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से अम्बेडकर ग्राम योजना चलाया गया और जिन गांवों में लगभग 50% दलितों की आबादी है, उस गांवों को चिन्हित करके उन्हें पक्के मकान, उस गांव में बिजली की सुविधा, उस गांव में पानी की सुविधा, उस गांव में सड़क की सुविधा, उस गांव में अच्छे स्कूल, ये सारी सुविधा दिए गए। और सिर्फ दलितों को ही नहीं बल्कि उस गाँव में अगर अन्य समाज के भी लोग हैं तो उनको भी ये सारी सुविधाएँ दी गई। तो सामाजिक परिवर्तन की दिशा में काम किया गया। और जहाँ तक आर्थिक की बात है, आर्थिक मुक्ति की बात है, तो आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 18% शेड्यूल कास्ट की आबादी है। तो 18% के हिसाब से वहाँ पर 18% उनका रिजर्वेशन है। लेकिन कभी भी किसी की भी सरकार रही हो, वो 18% रिजर्वेशन का कोटा भरने का काम नहीं किया गया। बहुत सारा बैकलॉग रहता था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को जब सत्ता में आने का मौका मिला तो बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले काम क्या किया, उस बैकलॉग को भरने का काम किया। वो तो मैंने बताया है कि नौकरियां बहुत सारे लोगों को मिला, बैकलॉग भरा गया। उसके अलावा बैकलॉग भरने का काम किया गया। उसके बाद ऐसे भी कुछ लोग थे जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो उनके लिए सफाई कर्मी का भर्ती निकालकर उनको रोजगार देने का काम किया गया। और जहाँ तक उद्योग जगत की बात है तो ठेकेदारी में भी शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को वहाँ भी रिजर्वेशन दिया गया ताकि ठेकेदारी में शेड्यूल कास्ट के लोग आगे बढ़ सके, शेड्यूल ट्राइब के लोग आगे बढ़ सके। उस दिशा में भी प्रयास किया गया। और जहाँ तक आपने बात किया कि आप बहुजन समाज का हुक्मरान समाज बनाने का, देखिए हुक्मरान समाज उस समाज को बोलते हैं कि आपका शासन भी आपका होना चाहिए और प्रशासन भी आपका होना चाहिए। शासन आपके हाथ में है तो प्रशासन में भी आपके लोग होने चाहिए। बहुजन समाज पार्टी जैसे ही सत्ता में आई
शासन बहुजन समाज के लोगों के हाथ में आ गया। तो प्रशासन में बहुजन समाज पार्टी में जो भी सेक्रेटेरिएट, जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, ऐसे पदों पे बहुजन समाज पार्टी ने बहुजन समाज के लोगों को लाने का काम किया गया। डीएम जो है बहुजन समाज से लोगों को बनाया गया, एसपी बहुजन समाज से काफ़ी लोगों को, मतलब शासन भी बहुजन समाज के लोगों के हाथ में, और प्रशासन में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लोगों को लाने का काम किया गया। आपको मालूम होगा बहुजन समाज पार्टी जब पहली बार 4.5 महीने के लिए सत्ता में थी तो 20% लगभग, मुझे जहाँ कंफर्म नहीं है, अनुसूचित जाति के लोगों को थाना अध्यक्ष बनाने का काम किया गया। 8% मुस्लिम समाज के लोगों को थानों में उनका प्रतिनिधित्व दिया गया, ताकि इनकी बात सुना जाए। ओबीसी के लोगों का थानों में प्रतिनिधित्व दिया गया। तो शासन के साथ साथ प्रशासन में भी बहुजन समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने लाने का काम किया। अच्छा, जैसे हाल फिलहाल में अब जो है कि बहुजन समाज के महापुरुष मान्यवर साहब कांसीराम का जन्मदिन है। कांसीराम साहब ने समाज को संवारने के लिए, दिशा देने के लिए, हुक्मरान बनाने के लिए घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, यहाँ तक कि शादी विवाह भी नहीं किया। लेकिन आज के समय में बहुजन समाज पार्टी जो भी लोगों को टिकट्स देती हैं, विधायक या जो भी कार्यकर्ता होते हैं, वो विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं। उसके बाद ऐसा क्या होता है कि वो अचानक से ही पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी में जो मिशनरी कार्यकर्ता होते हैं, उन कार्यकर्ताओं को पार्टी ने हमेशा सम्मान देने का काम किया। और आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी कोई पंचायत स्तर की भी जो चुनाव नहीं जीत सकते, जो अपने बलबूते पंचायत की चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं थे, ऐसे लोगों को बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ाया, उन्हें विधायक बनाया, लोकसभा का चुनाव लड़ाया, उन्हें सांसद बनाया। और जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो ऐसे लोगों को उन्हें मंत्री भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बनाया गया। ये काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने की। और जहाँ तक रहा कि ये चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं, तो इससे कोई पार्टी में फर्क नहीं पड़ता। इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति दूसरे पार्टी में चला जा सकता है, दूसरे संगठन में चला जाता है, लेकिन समाज जो है वो बहुजन समाज के साथ ही रहता है। आपने देखा होगा कि जो बहुजन समाज से जो भी लोग छोड़कर चले गए, आज जिस भी पार्टी में गए, आज उनकी वहाँ कोई पहचान नहीं, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी में गए तो उनकी अपनी एक अलग पहचान थी, अलग एक आइडेंटिटी, अलग उनका एक प्रभाव हुआ करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया। दर्शकों, मैं आप लोगों को फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि मैं एक इंटरव्यू सेशन कर रहा हूं, जिसमें हरिहरगंज हुसैनाबाद विधानसभा के क्षेत्र के नामचीन लोग अपने क्षेत्र में जो राजनीतिक हो, चाहे व्यापार हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, या चिकित्सा का क्षेत्र हो, या किसी भी क्षेत्र में प्रभावशील हैं, प्रभाव रखते हैं, उन सभी का मैं इंटरव्यू कर रहा हूं। इसी की कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद थे माननीय पुनीत अम्बेडकर जी, जो कि बहुजन समाज पार्टी झारखंड प्रदेश के प्रदेश महासचिव थे। तो उनसे हम बातचीत कर रहे थे। इसी की कड़ी में आपको आगे भी कई सारे लोगों का साक्षात्कार और इंटरव्यू और उनके विचार देखने को और सुनने को मिलेंगे। तो इसी तरीके के आमजन के मुद्दों को देखने के लिए बने रहें GS4 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।